नेक्स्ट है हमारे पास एस्थमा। एस्थमा हमारे पास क्या है कि ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन हो गई है। ब्रोंकाइटिस क्या था, ब्रोंकियोल्स के अंदर म्यूकस की प्लगिंग हो गई क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा म्यूकस थ्रू ग्लैंड था, उसकी थिकनिंग हो गई थी। एम्फाइसीमा में एल्वोलाई की डिस्ट्रक्शन हो गई थी, इलास्टिक रिकॉइल कम हो गई थी और यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल एयरवे। मेन कॉज क्या है, एलर्जी, और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। ट्यूबरक्लोसिस वाली सेल मीडिएटेड थी, ये हीमोरल है, इसके अभी हम देख भी लेते हैं आगे पैथोजेनेसिस में। और ये टाइप जो 1 है और वो टाइप 4 थी, तो ये देख लेना है एमसीक्यूज़ के लिए। किस किस के साथ एसोसिएट हो सकती है, मतलब पेशेंट को जो है वो एस्थमा हुआ है तो साथ में उसको क्या हो सकता है, राइनाइटिस, एक्जिमा, या उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है एस्थमा की। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है वो देख लेते हैं। पेशेंट को जो प्रोडक्टिव कफ होगी, ठीक है, और जब आप इसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाओगे ना तो आपको इसके अंदर ऐसे ना स्पाइरल शेप जो है म्यूकस, ऐसे म्यूकस जो प्लगिंग मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रशमैन स्पाइरल्स। ये इसका मॉर्फोलॉजी में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास जो इओसिनोफिल ड्राइव्ड क्रिस्टल्स मिलेंगे, जैसे हम कहते हैं कैरकोट लेडन क्रिस्टल्स, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं इसके। ये मॉर्फोलॉजी में भी आ गए हैं, क्लिनिकल फीचर्स में भी जब आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो आपको ये मिलेंगे। कॉज क्या है, कोई एलर्जी हो गई जिसकी वजह से आपके हिस्टामीन रिएक्शन हुआ और आपके जो एस्थमा है वो हो गया ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। कोई स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, कोल्ड के अंदर एस्पिरिन, ये भी हम नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं उससे कैसे होता है, या फिर अपर रेस्पिरेटरी को ट्रैक इन्फेक्शन हो गई है तब। पैथोजेंसिस क्या है, मैंने जैसे पहले बताया, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इसमें हमारे पास ह्यूमोरल में कौन सी होती है, TH2 जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जब ये एक्टिवेट हो गए इन्होंने इंटरल्यूकिन 4, 5 और 10 रिलीज़ किया। 4 ने क्या किया, क्लास स्विच करवा दी, और आईजी एंटीबॉडी की मतलब कि मीडिएट क्लास स्विच टू आईजी एंटीबॉडी एक्टिवेट करवा दी। दूसरे वाले ने हमारे पास क्या किया, 5 ने अट्रैक्ट कर दिया एओसिनोफिल्स वहाँ पर, 10 वाले ने क्या किया, फर्दर TH2 को एक्टिवेट करवा दिया। जब हमारे पास पहली दफ़ा एलर्जेंस आया था, जब हमारे पास पेशेंट को री एक्सपोजर हुआ एलर्जेंस का, तो मतलब दोबारा एंटीजन आया, तो अब एंटीबॉडी जो एक्टिव हुई है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स के ऊपर है। वो कॉम्प्लेक्स जो है बेसोफिल और मास्ट सेल के रिजल्ट अनस्टेबलाइज कर देगा, उसकी ब्रेकडाउन करवा देगा, और जब ब्रेकडाउन करवाएगा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हिस्टामीन्स जो है वो रिलीज़ होंगे, ठीक है, लिकोट्राइन, C4, D4, E4 रिलीज़ होंगे, ये ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शंस करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह पेशेंट को जो है एस्थमा की कंडीशन जो वो हो जाएगी। डायग्नोस हम इसको कैसे करवाते हैं, ठीक है, एक ना हमारे पास होती है मैथाकोलिन चैलेंज। एस्थमा के पेशेंट को इस तरह हम चैलेंज करवाते हैं। नॉर्मली मैथाकोलिन हमारे पास क्या है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर है जो क्या एक्ट करता है, एक्टिवेट करता है हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और हमें पता है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारे पास ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन ही करवा रहा है। अच्छा, अब इसका क्या है, वैसे तो अगर हम थोड़ी सी अमाउंट में देना ये तो ब्रोंकियोल्स की इतनी कंस्ट्रिक्शन ही, क्योंकि इसके बहुत थोड़ी अमाउंट दी है हमने, लेकिन अगर थोड़ी सी अमाउंट देने से भी कंस्ट्रिक्शन होगी तो मतलब पेशेंट एस्थमेटिक है, कि इतनी सी दी हमने और पेशेंट को ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन होगी तो पेशेंट जो है एस्थमेटिक है, हम कहते हैं मैथाकोलिन जो है चैलेंज, इसके जरिए हम इसको डायग्नोस करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये AERD क्या है, एस्पिरिन एक्सपायरेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब हमने पहले इसके कॉज में भी पढ़ा कि एस्पिरिन भी एस्थमा करवा सकती है। कैसे, क्योंकि जो एस्पिरिन है ना वो हमारे पास अरेक्नाडोनिक एसिड की जो रेगुलेशन है उसको इरेगुलेट करवाती है, मेटाबॉलिज्म को। जब वो इरेगुलेट हो जाती है तो हमारे पास लिकोट्राइन ज़्यादा हो जाते हैं, और लिकोट्राइन में पता है C4, D4, E4 पहले भी बताया कि वो ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, तो इस तरह से एस्पिरिन भी हमारे पास एस्थमा का एक कॉज करवाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रोंकियोइक्टेसिस। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे पिछले में डायलेशन थी किसी भी कॉज की वजह से, यहाँ पे हमारे पास जो है कंस्ट्रिक्शंस थी ब्रोंकियोल्स की, ब्रोंकियोइक्टेसिस में परमानेंट डायलेशन हो गई है ब्रोंकियोल्स की। कॉज क्या हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, कोई लंग का ट्यूमर वहाँ पे आ गया और डायलेशन हो गई है, ठीक है, कोई एलर्जिक जो ब्रोंकियोपुल्मोनरी स्पर्जिलोसिस है, कोई फंगल मतलब इन्फेक्शन हो गई है उसकी वजह से हो गई है। यहाँ पे कहते हैं कार्ट्री जेनर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक डाइनिन प्रोटीन, ठीक है, जो कि सीलिया की मूवमेंट को जो है वो मेंटेन करवाती है, नॉर्मलाइज करवाती है, उस प्रोटीन में हमारे पास एबनॉर्मलिटी या कोई डिफेक्ट आ गई जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ब्रोंकियोइक्टेसिस हो गई है, ठीक है। उसके अलावा और भी डाइनिन प्रोटीन डिफेक्ट की वजह से कार्ट्री जेनर सिंड्रोम है, तो उसमें और क्या होता है, एक ब्रोंकियोइक्टेसिस है, साइनोसाइटिस है, मेल इनफर्टिलिटी, मतलब क्योंकि स्पर्म भी की मोटिलिटी को भी अफेक्ट करवा रही होती है। साइटस इन्वर्सिस हमारे पास जब ऑर्गन्स जो हैं वो उल्टे होंगे। क्लिनिकल फीचर क्या है, कफ विद फाउल स्मेलिंग स्पूटम है, ठीक है। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें कफ था, प्रोडक्टिव स्पूटम था जो ब्रोंकाइटिस में था, और जो एम्फाइसीमा में था उसमें स्पूटम बहुत कम था और कफ था। लंग्स में जो एस्थमा था उसमें भी हमने कहा था कि कफ है और साथ में स्पूटम भी है, लेकिन इसमें हमारे पास फाउल स्मेलिंग है स्पूटम, साथ में हीमोपेटाइसिस होगी, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो सेकेंडरी एमाइलोडोसिस भी करवा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट। अब यहाँ पर जो है हमारे पास डिजीज़ जो हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज वो ख़त्म हो गई हैं। इसके मैं अभी आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट भी बता देती हूँ।